मैं आदरणीय श्री अनिल श्रीवास्तव जी से निवेदन कर रहा हूँ। आदरणीय श्री अनिल श्रीवास्तव जी से निवेदन कर रहा हूँ आए और कृपया आज का जो संचालन कर रहे हैं प्रमोद जी उनका माल्यार्पण एवं शाल्यार्पण करके अनुग्रहित करें। आइए ये माइक नहीं चल रहा तुम्हारा यार, फिर निकलता है ये चिड़कली फूल चटकी क्या है इसमें। आइए प्रमोद जी साहब। संपूर्णित होता है और सबसे पहले हमारी जो परंपरा है कि जब भी हम कोई साहित्यिक अनुष्ठान करते हैं तो माँ वाग्देवी की आराधना से, उनकी अर्चना से, उनके चरणों में शब्द पशु अर्पित करके करते हैं। मैं जिससे भी चाहूँ आग्रह कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आज हमारे समक्ष हमारी चेतना साहित्य परिषद की कार्यकारिणी सदस्य हैं डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आए और माँ के चरणों में शब्द पशु अर्पित करने की कृपा करें। डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी। चेतना साहित्य परिषद के तत्वाधान में आयोजित पुस्तक लोकार्पण के आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर शिवशंकर जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर किशोर आपकी फोटो हमेशा तारीफ परम आदरणीय वरिष्ठ सांसद डॉक्टर अशोक पांडे जी, मुख्य वक्ता आदरणीय मधु शर्मा जी और चेतना साहित्य परिषद के ख्यातिगत स्वनामधन्य अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश जी, जिनकी पुस्तक का लोकार्पण है आज भाई प्रवीण जी और श्रेष्ठ संचालन कर रहे परम आदरणीय महामंत्री चेतना साहित्य परिषद प्रमोद जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और माँ को नमन करते हुए एक वंदना प्रस्तुत करती हूँ। आप सब इससे जुड़िए, माँ हमारे मध्य है। जोड़ करके अनकहे से शब्द थोड़े, जोड़ करके अनकहे से शब्द थोड़े, फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे, फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे, फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे, फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे। जोड़ करके अनकहे से शब्द थोड़े, फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे। द्वंद्व लेकर पल रही थी, द्वंद्व लेकर पल रही थी, मैं स्वयं से छल रही थी। द्वंद्व लेकर पल रही थी, मैं स्वयं से छल रही थी। अग्नि की अपने अहम की माँ तो जिसमें जल रही थी, अग्नि की अपने अहम की माँ तो जिसमें जल रही थी। कुछ खिले कुछ अध खिले से पुष्प लेकर, कुछ खिले कुछ अध खिले से पुष्प लेकर, एक नई माला बनाई शारदे, फिर
दृष्टि है तेवर नहीं है महल पर घर नहीं है। दृष्टि है तेवर नहीं है महल पर घर नहीं है। कंठ तो है गीत में पर हृदय ग्राही स्वर नहीं है। कंठ तो है गीत में पर हृदय ग्राही स्वर नहीं है। दृष्टि है तेवर नहीं है महल पर घर नहीं है। कंठ तो है गीत में पर हृदय ग्राही स्वर नहीं है। गीत के आरोह और अवरोह को फिर से सजाया। गीत के आरोह और अवरोह को फिर से सजाया। रागनी नूतन बनाई शारदे फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे। कि हे जननी यश कामना है हे सुता की प्रार्थना है। हे जननी यश कामना है हे सुता की प्रार्थना है। तुम इसे कविता बना दो। भावना की भावना है तुम इसे कविता बना दो। भावना की भावना है। हे जननी यश कामना है हे सुता की प्रार्थना है। तुम इसे कविता बना दो। भावना की भावना है। भाव और अनुभाव के कर्पूर अक्षत दीप रोई। भाव और अनुभाव के कर्पूर अक्षत दीप रोई। आरती नूतन सजाई शारदे फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे। जोड़ करके अंतहे से शब्द थोड़े फिर तुम्हारे द्वार आई शारदे फिर तुम्हारे दशहरा का पावन पर्व है और इसमें गंगा दशहरा पर साहित्य की जो गंगा है उसका अनुष्ठान करने के लिए डॉक्टर प्रवीण जी ने जो संकल्प किया उसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। चेतना साहित्य परिषद विश्व की या भारतवर्ष की प्राचीनतम सक्रिय संस्थाओं में से एक है। विश्व की विश्व की सक्रिय। मैं उसकी तरफ से उसका सदस्य होने के नाते यहाँ पर उपस्थित मंचदार कोई डॉक्टर भाषण दे रहे हैं हिंदी में एक समय पर डॉक्टर विष्णु शुक्ल जी मुख्य अतिथि हैं आज के। मैं उनका स्वागत करता हूँ। अशोक पांडे अशोक जी उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा गदुल जी उनका स्वागत करना केवल औपचारिकता है। सानिध्य सानिध्य मुझे प्राप्त होता है और आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ कि इस अनुष्ठान में आप सम्मिलित होकर इसके साक्षी बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संक्षिप्त में आपने सभी का स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। इसलिए मैं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर शिवभजन कमलेश जी से आग्रह करता हूं कृपया आए और बहुत ही संक्षिप्त में संस्था का परिचय देने की, अपने आशीर्वचन देने की कृपा करें। डॉक्टर शिवभजन कमलेश जी।
और आगे और आप सबका विशेष साहित्य परिषद का हो गया बड़ी इसकी खुशी प्रोग्राम 1970 की बात और फरवरी का माह 22 फरवरी इसका उदय हुआ। उदय होने के पीछे जो नाकरण थे वो बहुत ही अच्छे मध्यम संस्थाएं बहुत ही उनमें आना जाना होता है। हम 2 साल में तक में बड़े साल बड़े विकल जी त्रिपाठी जी मैं और 2 एक लोग और ये सब मिल करके यहाँ जाते थे कुर्सियों में तो क्या संस्थाओं में से एक प्रमुख थी अखिल भारतीय ये 96 विधायक निवास में क्या कह रहे तो जाहिर बात की वो जिस क्षेत्र में इसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना था। तो वहाँ भी ये हुआ कि जो उसके संस्थापक थे वो थोड़ा सा हमें नेता को ज्यादा मार्क्स देते और हम लोगों को जैसा चाहे वैसे अपडेट कभी है आयु में भी बड़े हैं और किसी घटना हो तो वहाँ से निकाल दिया जाए और निकलने से पहले ही जब सोच ही रहे थे लेकिन उन्होंने एक व्यवहार किया इसके साथ हम लोग आज मैं नहीं जा पाया था भाई आदरणीय करके ये सब लोग बाहर से माइक होते हैं और उस दिन मैं नहीं जा पाया था ऐसा करूँगी तो शाम को जब आए तो उन्होंने कहा तब उन्होंने जो ऐसा बताइए कि हम किस तरह से पानी और आराम से हम अपने बाटी होना क्या चाहिए सबकी राय ये हुई कि होना चाहिए कि अपनी भूमिका बनाई जाए। हम लोग 4 लोग हैं 4 कम कोई आगे की कोई नहीं दी जाती है रमाया अगर चारों पाया मजबूत है तो ये संस्था चलेगी। नामकरण करके कौन का नाम है तो विवेकराज जी ने कहा बाकी बेटी उन्होंने उसके नाम कर दिया हमें चेतना चाहिए हमारी बेटी उसके नाम है और उस समय था कि ये बात तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कभी हमारे घर दूसरे घर में झाड़ू के ये करना लेकिन इसको हो गया कैसे लोगों को जोड़ा जाए तो उसको ये भी हम लोग कि किसी दूसरे घर में या किसी से कागजी आज बाजा करिए तो उसमें और धीरे धीरे चली बाजी क्या हम हालांकि और पहला कार्य हुआ तो मैंने निवेश की हुआ कर रही थी ये पंजाब में तो इनका ये हुआ कि
अभिनंदन करने में एक तो लोग जोड़ेंगे कि वहाँ से हम लोग मित्रों से जाके खड़ा भी होगी तो यहाँ शुरुआत हुई एक उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रयास करते कैसी है यार जगह है मोहताज नहीं उसमें सहायता कर सकती है उसमें कगार कर सकती है अपनी संस्था निकल हम ऐसा भी बोल करेगी किनारे आ गए हैं लेकिन चर्चा करेगा और आप सबके सहयोग से आप सबकी मंगल कामनाओं और आप सबके स्वागत और सहभागिता ये संस्था निश्चय रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग एक तरह से नकार रहे थे इसकी कठिनाई के कारण। लोग उसका बहाना बनाते थे कि ये करता नहीं करता ज्यादा अच्छी, ये करता ज्यादा अच्छी है। उस समय अगर किसी ने बचाने का प्रयास किया छंदबद्ध कविता को तो वो थी चेतना साहित्य परिषद। अब मैं चाहता हूं कि जिसके लिए हम लोग प्रतीक्षारत थे वो समय भी आ गया है। हमारे पत्रकार बंधु आ चुके हैं और लोकार्पण की व्यवस्था हो। अभी आज का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित विद्वजनों और सुधीजनों का वंदन और अभिनंदन है। मेरे प्रणाम है क्योंकि अपना अमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। कहानी संग्रह भरतपुर तो मैंने अपने जीवन में जिया है, पढ़ा है और उसे लेखनी में फेरने का प्रयास किया है। मेरा गांव शंकरगढ़ प्रयागराज, जहाँ मेरा बचपन बीता, उस माटी की भीनी भीनी सुगंध में भूल नहीं पाता हूँ। और वहाँ की नैसर्गिक प्राकृतिक सड़क घुमट घुमट कर मेरी मन मस्तिष्क पर अमृत प्राप्त होती आ रही है। पारिवारिक मूल्यों पर आधारित भरतपुर कहानी संग्रह 7 भागों में है। इसके बाद 5 और कुल मिलाकर 15 कहानियां हैं। उसकी पृष्ठभूमि में मेरे बचपन की यादें मेरी स्मृतियां संजोई गई हैं। कहानी संग्रह की प्रेरणा को मेरी पूजनीय माँ है जो विगत पर हमसे दूर चली गई। जब मैं कहानी लेखन करता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ कहानी सुना रही है और मैं कलम कर रहा हूँ। मेरे अंदर आज भी बचपन इसी कारण कहीं न कहीं जीवित रहता है, जो मुझे हमेशा प्रसन्न व सुखी रखता है। मुझे कुछ न कुछ करने, सीखने, लिखने की प्रेरणा देता है। मैं अपने अग्रज भ्राताओं एवं अनुज भ्राताओं और बहनों का आभार प्रकट करता हूँ कि तत्परता के इस युग में भी माँ के आशीर्वाद से मैं अपनी पहचान बना पाया, अपने आप को साहित्य से जोड़कर स्थापित कर पाया। निरंतर प्रयत्नशीलता चाहे कथ्य हो या पद्य, विधान मेरी लेखनी अनवरत चलती रहनी चाहिए, यह मेरा प्रयास है। समय का सच्चा और सदुपयोग कर चुके
तो समाज को देख कर सकूं। मेरी 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। भारतपुर की 2 निबंध संग्रह और 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें एक बाल गीत संग्रह। बचपन से मुझे स्वाध्याय करने का शौक था। उन महान लेखकों कवियों की प्रेरणा ने मुझे लिखने की प्रेरणा दी। उनके पक्षियों पर चलकर यही प्रयास है। सन 2015 से साहित्य यात्रा जो प्रारंभ हुई वो अनवरत कर रही है। मैं 2015 में 55 वर्ष का हो चुका था। प्रांतीय चिकित्सा सेवा में 55 वर्ष के उपरांत आकस्मिक सेवा, पोस्टमार्टम सेवा जैसे अनिवार्य सेवा की मुक्ति मिल जाती है। अतः प्रातः 8 से 2 बजे ओपीडी के समय के बाद मेरे पास समय ही समय था। उस बचे हुए समय का मैंने सदुपयोग कहानी, लेख, कविताएं लिखने में किया। सबसे व्यस्त नौकरी से समय निकालकर मैं लिखता आ रहा हूँ। भरतपुर कहानी संग्रह पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करता हूँ। यही मेरी सफलता, आप सफलता का मूल्यांकन करेंगे। इसी के साथ आप सभी को सुंदर स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की शुभकामना सहित मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक और विभूत से आपका परिचय कराना चाहता हूं, जो कविता तो नहीं करते, कविता लिखते भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शायद जीवन में इतने कवि सम्मेलन करवाए होंगे कि वो खुद ये नहीं जानते होंगे, उनकी गिनती में तो नहीं होंगे कितने कवि सम्मेलन उन्होंने करवाए हैं। यहाँ पर साहित्य के प्रति उनकी जो अभिरुचि है, आदरणीय श्री जेपी वर्मा जी हमारे मध्य हैं। कृपया अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएं प्लीज। जेपी वर्मा जी योजना भवन में यही कार्यरत थे और योजना भवन में जब तक रहे प्रतिवर्ष कवि सम्मेलन होता रहा। उनका शायद ही 2-4 साल से तो इधर थोड़ा सा थमा हुआ है, लेकिन इससे पहले जितने भी कवि सम्मेलन उनके हुए हैं, मैं लगभग 99% कवि सम्मेलन में भागीदार भी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एक माला भाई जेपी वर्मा जी को भी भाई अरविंद झा जी बना करके उनका स्वागत करें। आदरणीय जेपी वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है वर्मा जी। आज काफी दिनों के पश्चात आप दर्शन प्राप्त हुए, तो चलिए मंच की तरफ अग्रसर होते हैं और इस ग्रंथ के विषय में जितनी हेलो ये इसको दे दो, खड़ा है सर, ये आप ले लीजिए। यही जेपी वर्मा साहब है जिनकी तारीफ हो रही थी। चेतना साहित्य परिषद के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश जी, ये लेटर डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देवी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय प्रमोद द्विवेदी जी, यहाँ सभा कक्ष में उपस्थित आदरणीय नरेंद्र भूषण जी, विजय त्रिपाठी जी, बत्सर जी, द्वारा कोटी जी, हमारी चेतना साहित्य परिषद के सदस्यगण, डॉक्टर साहब के परिजन और मित्रगण, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जो थोड़ा बहुत मुझे इस कहानी संग्रह के विषय में जानकारी है वो आपसे साझा करता हूँ। भरतपुर डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव प्रेम जी सब्जेक्ट है। डॉक्टरी का पेशा मेरे ख्याल से सबसे व्यस्ततम पेशा में थे। ये आसमान में जो काम ईश्वर का है, धरती पर जो काम डॉक्टर का है, 5 मिनट 1 मिनट एक आदमी का
जीवन रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। के कारण ये सब अपना नहाने और खाने जैसा मैं बचो यार जरूरी कार्य भी नहीं कर पाते। मेरे परिवार में भी अगर 5 मिनट हमसे बात कर लेते हैं तो मेरा आधा नाश्ता छोड़ के ऐसे में कोई डॉक्टर अगर साहित्य करता है तो ये बड़ी भारी बात है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पेशे में रहकर भी लोगों ने बहुत अच्छे साहित्य का सृजन किया है। भोपाल में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी है, वो हार्ट के बहुत अच्छे सर्जन हैं और बहुत व्यस्त हैं और इतने अच्छे वो व्यंग्यकार हैं। मेरी दृष्टि में इस समय उनसे अच्छा व्यंग्यकार पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं। और उनके 2 उपन्यास जो बहुत चर्चित हुए, हमना मरक और नरक यात्रा, ये डॉक्टर श्रीराम शुक्ल के राम दरबारी उपन्यास से और आगे के उपन्यास। इसी प्रकार मुजफ्फरनगर में हमारे पुत्र ब्रजेश कुमार मिश्र काफी पुराना है, 80 साल के ऊपर की आयु है। इतने बढ़िया गीतकार हैं कि उनके गीतों में एकदम छायावाद जीवन होता है। जितना शोक पत्रिका में हम गाया उनका कोई न कोई गीत प्रकाशित करते हैं। यहाँ हमारे लखनऊ नगर में डॉक्टर श्याम गुप्त और डॉक्टर DS शुक्ल बहुत बढ़िया कहानीकार हैं, गुरुदेव जी हैं। और ये जान के बड़ी प्रसन्नता हुई कि डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी भी उसी पंक्ति में अच्छे साहित्यकार हैं। ये कविता, कहानी, लेख अनेक विधाओं में उन्होंने बहुत श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया है। अब इस संग्रह की अगर बात करें तो इस कहानी संग्रह में कुल 15 कहानियां हैं। पहली कहानी भरतपुर है, तो इसमें एक संयुक्त परिवार के 2 पीढ़ियों को लेकर इन्होंने कहानी रखी है। उसके सारे पात्र में जैसे 2 भाई हैं, एक भाई के 4 पुत्र हैं, उसमें एक उनकी से संबंधित कहानी कही है और दूसरी कहानी। इस कहानी के 7 भाग हैं। तो उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है कि प्रारंभ में इसको उपन्यास के रूप में प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत उपन्यास नहीं बन पाया, तो इन्होंने इसको लंबी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। अब ये व्यक्ति की संवेदना है जो उससे साहित्य का सृजन कराती है। और संवेदना के कई स्तर हैं। जो सर्वोच्च संवेदना है उसका एक उदाहरण, कोई बच्चा अगर कोई अपराध, कोई गलती करता है और उसका पिता जोर जोर से थप्पड़ लगाता है, तो माँ उसको रोक ही नहीं पाती है क्योंकि उसने गलती किया, उसको सुधारने के लिए ये सजा दी जा रही है। तो वो अपनी आंख बंद कर लेती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। चोट बच्चे थप्पड़ बच्चे के लगता है और चोट माँ महसूस करती है। संवेदना का सर्वोच्च और संवेदना का शून्य सिखा दिया है कि IAS का कभी कार्यकर्ता या उसके जैसे दूसरे संगठन का कार्यकर्ता केवल इसलिए किसी निर्दोष व्यक्ति के सर को घर से अलग कर देता है तो वो विधायक है। तो हमारे आपके सबके मन में जो संवेदना का स्तर है वो 2 पीढ़ियों के बीच में होता है। तो अब आदमी चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे किसी भी पेशे में हो, अगर उसका संवेदना गहरी संवेदना है तो वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रस्फुटित होगी। और कविता और कहानी, ये 2 साहित्य की ऐसी विधाएं हैं जिनका बीज तक करना है, जिसके हृदय में करना होगी वो कहानी और कविता में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। तो डॉक्टर प्रेम जी ऐसे ही संवेदनाशील साहित्यकार हैं और इन्होंने जो अपने आसपास मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने कार्यालय में या अपने समाज में जो तमाम घटनाएं घटित होती हैं, इनसे घटित होकर, इनसे प्रभावित होकर ये कहानियां लिखी हैं। तो जो मैं बात कर रहा था, पहली कहानी जो है इनकी, वैसे तो इनका 2 कहानी संग्रह जैसा कि उन्होंने बताया, कथा अंजलि और प्रेम मंदिर, इससे पहले प्रकाशित हो चुकी है। ये भरतपुर में इनकी 15 कहानियां संग्रहित हैं। पहली कहानी भरतपुर
पीढ़ियों की कहानी कही गई है, लेकिन इसमें कहीं कहीं किसी किसी कहानी में वो रेखा चित्र जैसा आस्वाद मिलता है। रेखा चित्र और कहानी में थोड़ा सा फर्क है कि कहानी में भावना का प्रभाव अधिक होता है और रेखा चित्र में यथास्थित वर्णन होता है कि कोई शब्द चित्र जैसे कोई रेखाओं से किसी की आकृति बना दी है, उसी प्रकार से एक शब्द चित्र उपस्थित कर दिया जाता है, चाहे वो कोई घटना हो चाहे कोई पात्र हो। अब जैसे रेखा चित्र में हम ये तो देख रहे हैं कि फोटो में वो आदमी का चौड़ा चेहरा है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हम ये नहीं देख सकते हैं, उसमें ये नहीं आ सकता है कि उसका रंग कैसा है, गौर वर्ण है या श्याम वर्ण है, उसके अधर जो है वो गुलाबी है या बादामी रंग के हैं। तो मतलब उसमें कल्पनाशीलता कम है, लेकिन जो शब्द चित्र है उससे पूरी स्पष्टता से उसको समझा जा सकता है। तो कहानी तो वो है ही। अच्छा, इसके अलावा एक आध जगह पर इन्होंने इस कहानी में जैसे वो पूनम और किरण एक दंपति हैं, वो हनीमून मनाने के लिए श्रीनगर जाते हैं, तो वहाँ श्रीनगर का, शालीमार बाग का, गुलमर्ग का, ये तमाम दर्शनीय स्थलों का वर्णन किया है। और वो कौन सा पूरा है, आरएसपुरा बॉर्डर एरिया जो है वहाँ का वर्णन किया है। तो वहाँ पर यात्रा बताने का आस्वाद है। तो ये लंबी कहानी है और इसमें कई तरीके के आस्वाद हमको रेखा चित्र का भी आस्वाद मिलता है, कहानी का भी मिलता है, यात्रा बताने का भी। उसके बाद 14 छोटी छोटी कहानियां हैं, उनके विषय में थोड़ी सी बात करिए। तो भावी कहानी में विवाहित जातक की उसकी नस के साथ ट्रेन में पहुंच जाने के कारण अनैतिक सारे संबंध पटक नहीं मार का पूछा है आवाज वैसे भी आ रही है। आप सर इधर आ जाइए यहाँ पे, मुझे सामने आएगा बहुत कहानी में एक विवाहित जातक के अपनी नर्स के ट्रेन में पहुंच जाने तथा अनैतिक शारीरिक संबंध बनाने पर उसकी पत्नी द्वारा अपनी जेठानी के सहयोग से नर्स पटकियों में जाकर उसका अन्यत्र विवाह करा देने और इस प्रकार अपने धर्म से बचा लेने का सफल प्रयास हुआ है। अच्छा, डॉक्टर साहब की कहानियों में ये पारिवारिक प्रेम को बड़ा महत्व दिया है। इस तरीके से गृहस्थी की गाड़ी अच्छे तरीके से चल सकती है, उसको इन्होंने अपनी कहानियों में ज्यादा महत्व दिया है। माइक से बोल रहे हैं, माइक ही बोल रही है। हेलो हेलो, अच्छा, अब ये तीसरी कहानी है डिवाइडर। हेलो 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 हेलो, डिवाइडर कहानी में एक विधवा स्त्री द्वारा कठिनाइयों से जूझते हुए अपने पुत्र की परवरिश करने और बाद में सास बहू के झगड़े और श्रद्धा की अपेक्षा का वर्णन हुआ है। इस कहानी में लैंगिक समानता और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर भी संक्षिप्त चर्चा की गई। एक चौथी कहानी है फैसला, इसमें प्रभावहीन कानून व्यवस्था का चित्रण हुआ है। एक कहानी है रेल यात्रा, इसमें राजनेता द्वारा अपने चर्चों के साथ बिना टिकट यात्रा करने तथा रेल के डिब्बे में महिला यात्री की चेन खींचने की घटना का वर्णन करते हुए कहानीकार ने व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों को उजागर किया है। क्लास मॉनिटर कहानी में दो सच्चरित्र बच्चों द्वारा अपने बिगड़े साथियों को सही राह पर लाने की और मित्रों में आपसी सहयोग का वर्णन करते हुए कहानीकार ने ये संदेश दिया है अच्छी संगत से उस चरित्र व्यक्तित्व का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए आप कहना चाहूंगा कि कहानी और कथा में एक मूल अंतर है कि कथा जो है वो उपदेशात्मक होती है। हमारे यहाँ हितोपदेश की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां या भागवत वगैरह पुराणों में जो तमाम संदर्भ ऐसे कहानियों का है तो उसमें कोई कोई उपदेश रहता है, लेकिन कहानी में वो हमारे आसपास होने वाली घटनाओं पर आधारित होती है और कल्पना के द्वारा
इसमें एक रोचकता पैदा की जाती है और एक संदेश दिया जाता है। कोई उपदेश नहीं दिया जाता है, लेकिन एक दिशा में एक इंगित होता है कि व्यक्ति को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो अब बुरी संगत के पक्ष में पड़े छात्र अगर अच्छे बच्चों के साथ पढ़ जाए तो उनका भी जीवन सुधर सकता है। ये इस कहानी में डॉक्टर साहब ने दिखाया है। वीर शहीद वीर संतोष बाबू कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें कर्नल वीर संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय भूमि के अधिग्रहण की साजिश को नाकाम कर दिया था। तो ये एक प्रकार से ऐतिहासिक कहानी है, ना संदेह व अनाड़ी है, प्रेम संबंधों पर आधारित कहानी है, जिसमें कहानीकार ने मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी तथा उर्दू जैसी अन्य भाषाओं के महत्व को भी रेखांकित किया है। लुटेरों का सरदार कहानी में एक व्यक्ति अपने गांव से प्रदेश में जाता है कमाने के लिए और पुलिस संकट में पड़ते वो अपराध जगत में प्रवेश कर जाता है। फिर वहां उसको जेल होती है, जेल से निकलने के बाद उसमें सुधार होता है, वो वापस आकर अपने कार्य में लग जाता है और उसका जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत होता है। इस कहानी में डॉक्टर साहब ये संदेश देते हैं कि आदमी को कभी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। उसका अगर सुख मिलेगा तो वो जीवन सही रास्ते पर चलेगा, तभी सुख प्राप्त हो सकता है। पवित्रता कहानी भी एक अनैतिक प्रेम संबंधों पर आधारित कहानी है, जिसमें नायिका अपने संस्कारहीन पति का परित्याग कर देती है और आत्मनिर्भर होकर अपने पुत्र का पालन करके समाज के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। जल जमीन और जोरू दो परिवारों की खानदानी रंजिश की कहानी है, जिसमें व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाया गया है। एकाकीपन कहानी में एकल परिवार में व्याप्त एकाकीपन को रेखांकित किया गया है, जहां माता पिता दोनों ही अपने अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और बच्चों पर यथोचित ध्यान नहीं देते हैं और अपने वृद्ध माता पिता को भी अपने साथ नहीं रखते, जिससे बच्चे एक अकेलापन महसूस करते हैं और उनको ज्यादातर की संगत बिगड़ भी जाती है। तो ऐसा ही वो बच्चा है जो एक अंतर जातीय कन्या से प्रेम करने लगता है और अंततः से उसका उसी कन्या से विवाह हो जाता है। तो एक तरीके से अंतरजातीय विवाह की स्वीकार्यता कहानी में दिखाई गई है। लेखक कहानी में नवविवाहित दंपति में अहंकार के टकराव के कारण अलगाव की स्थिति जाती है, किंतु फिर एक दूसरे के स्वभाव को समझकर ये आपसी समायोजन से गृहस्थी की गाड़ी को पुनः पटरी पर ले आते हैं। यहाँ कहानीकार ने पारिवारिक जीवन में आपसी विश्वास और समर्पण की भावना के महत्व को रेखांकित किया है। ईद कहानी में दो धर्मों के मानने वालों के बीच आपसी सौहार्द की महत्ता रेखांकित करते हुए ये संदेश दिया गया है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सद्भाव, सदाचार, सामाजिक समरसता और मानव सेवा इसके अपरिहार्य अंग हैं। माँ का उपहार एक किशोर के नशेड़ी हो जाने और माँ के प्रयासों से उसके सुधरने की कहानी है, जिसमें नशे की लत से बचने का संदेश दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारी कहानियां हमारे आसपास जैसे घटित हो रही हों, ऐसा प्रतीत होता है, जो हमारे परिचित हों ऐसा प्रतीत होता है और हर कहानी कोई न कोई संदेश हमको देती है। तो इस कहानी संग्रह में जो कहानियां हैं वो एक हो तो व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, फैशन परस्ती, पाश्चात्य सभ्यता की नकल, नशाखोरी, अनैतिक प्रेम संबंधों के दुष्परिणामों को प्रस्तुत करती हैं, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के अनुकरण, सामाजिक सौहार्द, मातृभाषा प्रेम, पारिवारिक रिश्तों की मजबूती, धर्म धर्म सद्भाव और उच्च मानवीय मूल्यों पर सजग रहने का संदेश भी देती है। सरल सहज भाषा में लिखी गई ये संदेश पर कहानियां अनावश्यक भागजाल और कपूर्ण कल्पना से बचती हुई यथार्थ की कड़ी भूमि से जुड़ी हैं और कथारस से परिपूर्ण है। आशा है आने वाले समय में डॉक्टर केट की कहानियों के शिल्प में और भी निखार आएगा तथा हिंदी कहानी को उसमें उनका अवदान उल्लेखनीय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के मुख्य वक्ता आपने लिखना डॉक्टर विजय शर्मा जी और आज के मुख्य जिनकी आज इस कहानी की शिक्षा लोकार्पण हुआ है प्रवीण कुमार, डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी प्रेम और संचालन कर रहे इसके पूर्व
डॉक्टर शिव भजन कमलेश जी जो चेतना साहित्य परिषद के अध्यक्ष और कुशल संचालन कर रहे हैं द्विवेदी जी और हमारे बच्चे किसान। अब कहानी का इतिहास कथाओं का इतिहास बहुत पुराना है। जब से वेदों की रचना की शुरुआत हुई तभी से हमारी कहानियां हमारे जन्म जीवन आप पुराणों में देखिए अनेक कथाएं अनेक कहानियां और महाभारत के प्रारंभ में भी जिनको हम संस्कृत के पाठ्यक्रमों में पढ़ते आए हैं उसमें भी बहुत प्रेरक मतलब कथाएं कहानियां हैं। उसके पश्चात देखिए किसी और विक्रम बैताल नाम से कितनी कहानियां हैं और जितने भी किस त्योहार हो गए चाहे वो करवा चौथ हो चाहे पट सावित्री हो चाहे गणेश चतुर्थी हो चाहे किसी प्रकार के जितने भी जो कार्यक्रम है उनमें कहानियां सुनाई जाती है वस्तु परंपरा और उन कहानियों से इतनी प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति का लगता सुनते ही रहे थी कहानियां वो किसी न किसी उस पर आ रही तो कहानियां तो जनजीवन से जुड़ी जब के आधुनिक कहानी अलग दिखा के इसमें सर्वप्रथम अभी डॉक्टर मधु शर्मा जी ने सब पर प्रकाश डाल चुके इसलिए बहुत ज्यादा मैं प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा मगर देखिए जो प्रारंभिक कहानी है हाँ भरतपुर दुखी कहानी है गिरधर बैठ वो है वो एक चिकित्सक है और उनका पूरा परिवार उनके 3 बेटे हैं तीनों बहुत ही पढ़ने में तेज है उनका स्वयं दवाइयों का निर्माण करते हैं स्वयं दवाइयों का निर्माण करते महीनों लग जाते हैं जो आता है उनके पास ठीक होकर ही जाता है और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि जितना जो सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं लोग उसको अपना परिवार मानते हैं और मुझ पर उनके तेज है जैसे पुरानी कहावत है कि डॉक्टर के पास बैठे वैद्य के पास बैठे और उसके आता रोग तो उसकी आर्थिक दुख शकल देकर ही भाग जाता है पुरानी कहावत। तो ऐसे तेजस्वी परोपकारी समाज सेवी वैद्य उसी प्रकार से उनका पूरा परिवार है। एक लड़का उनका डॉक्टर हो गया है इसलिए सब बहुत पूरा परिवार उनके भाई का परिवार पूरा गांव पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो ऐसे ही एक ऐसे सामाजिक आजकल तो भाई भाई में नहीं बनती है अलग अलग जो रहते हैं लोग तो उसका मतलब ये शिक्षा देती है कि संयुक्त परिवार कितना अच्छा होता है कितनी सहायता मिलती है उसको एक प्रेरक कहानी के रूप में मुझे बहुत किया कहानी में। और दूसरी चीज है दूसरी कहानी इसी प्रकार एक सेठ जी है उनका लड़का है वो नए नए बिस्तर रखने का शौकीन है। दूसरी चीज है रोज इसी को ऐसा समझता है जहाँ वार्षिक उत्सव में जाता है उसका प्रदर्शन भी करता है और उसका विवाह हो जाता है खराब हो जाता है फिर भी वो अपनी महिला मित्र के साथ घूमता है और उसके बाद उसका घूमने के साथ साथ उसको मतलब जहाँ जाता है प्रदर्शन करता है स्वयं नई नई पुस्तक रखने का शौकीन है। मगर अंत में जाकर एक बार उसके पैर में चोट लग जाती है तो वो एडमिट होता है परंतु घर वालों को सूचित नहीं करते। तो उसकी पत्नी जिसके साथ वो घूमता महिला मित्र के पास जाती है और वो उससे पूछते हैं मुझे स्वयं नहीं मालूम है करते मुझे स्वयं नहीं मालूम यदि हम सिखाते हैं उसको। तो वहाँ एक नर्सिंग होम में पैर टूटने के कारण एडमिट था वहीं सब गए और उसमें देखते कि वो उसने पूछा क्यों नहीं बताया सब परिवार चिंतित है सभी चिंतित है। तो उसने कहा कि इसलिए मैं परिवार वालों को दुख नहीं देना चाहता था अभी 2-3 दिन में ठीक हो जाए तो फिर मैं आऊँगा वहाँ पर।
तो ऐसे ही मतलब उसमें जो है एक मानवता फिर भी इतना सब होती होगी, मानवता उसमें जीवित है और वो सब ठीक होने के बाद जब पूरा परिवार में लेके आते हैं तो उसमें कुछ सुधार भी पूरी तरीके से हो जाता है। ऐसे ही इसमें भावी कहानी है जिस पर डॉक्टर प्रकाश किस प्रकार की विकट परिस्थिति में जब उसका देवर स्वयं डॉक्टर एक नर्स के उससे प्रेम हो जाता है, परंतु वो भाभी उसका मतलब समाधान करती है, समाधान ही नहीं और उसको समझाकर अन्य जगह शादी करा देती है और उसमें पूरा जितना खर्चा होता है, जितना व्यय होता है वो भी सब करती है, मतलब करती है। उसमें जो है किसी प्रकार से और भी मतलब कई कहानियों को अब कहानियां हैं ऊपर डॉक्टर मधु शर्मा जी ने प्रकाश डाल दी उसके और इससे ज्यादा मैं डाल पाऊंगा नहीं मेरी कोई क्षमता, इसलिए इसी बात पर मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत इस कहानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप ये तीसरी कहानी है और निरंतर ऐसे ही आप कहानी आपकी आती रहे और इसके पैसे में आते हुए भी आप इतना साहित्य सृजन करते हैं, इसके लिए आपको मारवाड़ी पर अमन और प्रबुद्ध साहित्यकारों की इस मंडली को मेरे प्रणाम। यहाँ आज मंच पर जो विराजमान हैं अध्यक्ष के रूप में हमारे मित्र हैं, सखा हैं, हमारे बड़े भाई की तरह भी हैं और पड़ोसी भी हैं लखनऊ में। आपसे प्रारंभ में इस कार्यक्रम के शुरू में प्रमोद जी ने बताया था कि लखनऊ गोलावकरनाथ से पधारे हैं विश्वम्भर शुक्ल जी, तो मैं सन 2009 में गोलावकरनाथ से यहाँ पधारा था। अब तो लखनऊ का ही हूँ और शिक्षा दीक्षा तो नहीं हुई, इसलिए गोलावकरनाथ तो मेरी कार्यस्थली रही है, इसलिए बताना चाहता हूँ कि मुझे लखनऊ का ही समझे आपके दस्तखत को माना नहीं जाएगा। मंच पर उपस्थित हैं हमारे डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल जी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे मुक्त लोग जो काव्यांगन हमारा है उसके संरक्षक भी हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि लखनऊ का गौरव हैं, छंद सम्राट हैं, आदरणीय अशोक कुमार पांडे अशोक जी, जिन्हें कौन नहीं जानता, जिनकी सहज पाठन शैली और अभिनव छंद लोगों को मोहते हैं। मैं उनका नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। संस्था के अध्यक्ष चेतना साहित्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश जी का नमन करता हूँ। डॉक्टर मधु शर्मा जी स्रोत पत्रिका के संपादक भी हैं और आज के मुख्य वक्ता भी, मैं उनको नमन करता हूँ और सबसे अधिक अभिनंदन करता हूँ मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव प्रेम जी का, जो चिकित्सक हैं, पेशे से चिकित्सक लेकिन दिल से कवि हैं। कहानीकार और कथाकार तो हर व्यक्ति होता ही है, उसकी अपनी कहानी होती है, कभी दुनिया की कहानी होती है उसके दिल में, लेकिन कुछ लोग उसे अंकित करके कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। हमारे प्रवीण कुमार जी इनकी मैं अभी संक्षेप में इनके परिचय को देख रहा था और मैंने ये पाया कि ये पारंगत है चिकित्सा शास्त्र में, साहित्य में, कविता में, विज्ञान में, लेखन में। एक ऐसे बहुत आयामी व्यक्तित्व को मेरा नमन
और उनकी पुस्तक के लिए जो भरतकुल नाम से उनकी आज ये प्रकाशित हुई है, उसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन है। ये उनकी तमाम और भी प्रकाशित संस्थाएं कृतियां आ चुकी हैं, कथांजलि है, लेखांजलि है, काव्यकुंज है, कलानिकुंज है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत अधिक लिखा है। सचमुच वे कविता के, साहित्य के अनन्य प्रेमी हैं और एक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। यहाँ उपस्थित हैं हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ साहित्यकार। मैं किस किस का नाम लूं? हमारे अरविंद झा जी हमेशा उपस्थित रहते हैं कार्यक्रम में, दौड़कर उनका उत्साह देख के बनता है। डॉक्टर आशुतोष जी हमेशा उपस्थित होते हैं, उनका व्यक्तित्व ही निराला है। उनके पिताश्री मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और वो दिन मुझे गोला उपन्यास उनके साथ बिताए हुए दिन अभी भी याद आते हैं, जब वे वहाँ गोला उपन्यास में कुछ समय के लिए थे अपने यहाँ से अवकाश प्राप्त करने के बाद। विजय त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, मेरा उनको नमन है। आदरणीय शोभा जी मौजूद है, सुनील दीक्षित जी, राजीव बत्सल जी, मैं आप सबका नमन करता हूँ। हमारे यहाँ अन्य मित्र हैं, एक ऐसे मित्र हैं जो हर कार्यक्रम में आपको दिखाई पड़ेंगे। हमारे मनमोहन बाराकोटी जी, आप किनारे कोने में बैठे रहते हैं, लेकिन प्रत्येक कार्यक्रम में, प्रत्येक साहित्यिक कार्यक्रम में बैठेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, फिल्म लेंगे, फोटो लेंगे। इनके साहित्यिक अवदान को मेरा बहुत बहुत नमन। वैसे इनका नाम एक बहुत खतरनाक भी है, तमाचा लखनवी नाम से, लेकिन वे सब कुछ मोहक है, मनमोहक है। यहाँ हमारे नरेंद्र भूषण जी बैठे हुए हैं, मेरे अभिन्न मित्र हैं। आप सबका मैं किस किस का नाम लूं? रमाशंकर सिंह जी, जो मेरे बहुत बहुत पूर्व परिचित गोला उपन्यास में, जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ ट्रेन कमिश्नर के रूप में वहाँ इनका जो शुभागमन था, तो मुझे नहीं मालूम था कि कभी इनसे आगे भी कभी भेंट होगी। तब के बहुत बड़े उस समय के अधिकारी थे वहाँ, और कभी कभी आते होंगे, पौष्टिक तो बाहर होंगे, लेकिन गोला उपन्यास में शुगर मिल होने की वजह से बनाते थे। आज उनका स्नेह मुझे मिलता है, आत्मीयतापूर्ण। ऐसी शायद ही कोई रचना मेरी होती हो जिस पर उनकी उपस्थिति न होती हो। आपको नमन है। और मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम है, नमन है। उमाशंकर तिवारी जी बैठे हुए हैं, जो मेरे अनन्य शुभाकांक्षी हैं, तो मैं सबको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अभी प्रमोद जी ने कहा है कि मैं खूब बोलूं, कसकर बोलूं, तो इतना नहीं बोलूंगा कि आप ऊब जाएं, लेकिन कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसी बातें इस कृति के संबंध में कह सकूं जो नहीं कही गई, या जिन पर कहना मैं ठीक समझता हूं, क्योंकि बहुत कुछ विस्तार से बता दिया है। हमारे डॉक्टर मुदुल शर्मा जी ने कहा कि सभी कहानियों के बारे में बता दिया है, और इसका निचोड़ अशोक कुमार पांडे जी ने, माननीय पांडे जी ने उसे आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। मैं थोड़ी सी उसकी कुछ ऐसी बातें निकाल के बताना चाहता हूँ जिनकी ओर मैं संकेत करने में अपने को सोचता हूँ कि मेरे लिए उचित होगा कि मुझसे संकेत अवश्य करूं। आज स्थिति यह है कि हम जैसा चाहते हैं, क्या लिखा जाना चाहिए, कितना लिखा जाना चाहिए, इस पर बात करने की जरूरत है। वास्तविकता तो यह है कि हो न कोई वीर उनमें एक ऐसा ठाव लिख, हो न कोई वीर उनमें एक ऐसा ठाव लिख, ली दुख की ही नहीं हो ढूंढ कर वह गांव लिख, ली दुख की ही नहीं हो ढूंढ कर वह गांव लिख, रोकना चाहा सुमन ने किंतु शूलों ने कहा। अपनी शायद पंक्तियां ऐसे ही पढ़ रहा हूं प्रस्तावना के तौर पर। रोकना चाहा सुमन ने किंतु शूलों ने कहा, हर चुभन हंसकर झपट ले आज ऐसे पांव ले। हर चुभन हंसकर झपट ले आज ऐसे पांव लिख। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो कहानी का संग्रह हमारे सामने आया है, इस कहानी के संग्रह में दर्द भी है,
व्यंग भी है, परामर्श भी है और जीवन की कथा भी है, जीवन की गाथा भी है। आज की जो कहानियां हैं उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात मैं करना उचित समझूंगा, उसके बाद इनकी रचना पर हम आते हैं। हम ये देख रहे हैं कि आज तमाम रचनाएं लिखी जा रही हैं, तमाम कहानियां लिखी जा रही हैं, लेकिन कहानियों का जो क्रम है, कहानियों की जो स्थिति है, हमेशा कल्पना की उड़ान के रूप में समझी जाती रहती है। बहुत थोड़े से कहानीकार ऐसे होते हैं जिनके तथ्य में आपको संस्मरणात्मक अवोध हो। हम आज देखते हैं कि कहानियां उसी तरह से लिखी जा रही हैं, विशेष रूप से लघु कथाएं, लघु कहानियां ऐसी लिखी जा रही हैं जैसे छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या ये कहानियां आगे चलकर उसी तरह से याद की जाएंगी जैसे हमीद, प्रेमचंद का, या प्रेमचंद की तमाम कृतियों की कथाएं लोगों को जवान पर हैं, लोग समझते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, तो कहानियां ऐसी लिखी जानी चाहिए। आज जो कुछ लिखा जा रहा है वे क्षणिकाएं या लघु कविताओं की तरह हैं। कथाकार कुछ इसके अपवाद भी होते हैं। मुझे हर्ष है कि भरतकुल पढ़ने का मुझे मौका मिला, अवसर मिला। इनमें से कुछ कहानियां चमत्कार से कम नहीं है, चाहे वो किसी न्यायालय की कहानी हो, चाहे रेल यात्रा की कहानी हो, चाहे मां को डिवाइडर के रूप में बनाने की कहानी हो। एक आश्चर्यजनक उपलब्धि इन कहानियों में दिखाई पड़ती है। बहुत थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 7 खंडों में विभाजित है भरतकुल। जो पहली कहानी जिस पर इस कृति का नाम लिखा गया है भरतकुल, इसके 7 खंड हैं। इसमें एक वंश की, एक परिवार की कहानी दी गई है 7 खंडों में अलग अलग। उन 7 खंडों में न जाकर मैं इतना कहूंगा, एक नन्हा सा शहर शंकरगढ़, जहाँ रेत के कीलों का अंबार लगा रहता है, टकरीली पथरीली भूमि होने के कारण यहाँ रेत का व्यापार होता है। इसका उपयोग शीशा बनाने में होता है। पूरा शहर रेत के कारोबार में व्यस्त है। ऐसी बंजर भूमि में रसगुल्ले का मधुर स्वाद अगर हो तो कितना अद्भुत, कितना शीतल होगा। इन्होंने इससे इसकी शुरुआत की है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितना रसास्वादन है, कितना मोहक है ये सृजन। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन 7 कहानियों से घटकर आगे थोड़ा आ जाते हैं। एक कहानी है जिसकी चर्चा मैंने अभी की, डिवाइडर की बात की। आप सोचिए क्या ऐसा भी हो सकता है? एक माँ चाहती है कि बहू कभी मायके ना जाए, वो उसका काम करे, घर में ही रहे। माँ किसके लिए बेटे को जोर देती है। बहू की स्थिति ऐसी नहीं है, संभवतः वो बेटे को या बच्चों को जन्म देने की अवस्था में होगी, तो ऐसी स्थिति में बेचारी काम नहीं कर सकती है। वो मायके जाना चाहती है, माँ मना करती है। और जब वो पति उसका पक्ष लेता है तो उसे मायके छोड़ आता है। माँ नाराज हो जाती है, घर छोड़ देती है और एक अलग झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। ये एक डिवाइडर बन जाता है माँ और बेटे के बीच। ये कहानी का निष्कर्ष है। अच्छी लगी कहानी, छोटी सी कहानी, लेकिन उसका निष्कर्ष किस तरह से एक डिवाइडर के रूप में माँ उसमें अलग, माँ और बेटे के बीच में एक डिवाइडर बन जाता है। आइए जरा देखें न्यायालय में तो होता है
एक न्यायालय में ऐसा होता है, कोई मुकदमा जीत जाता है, उसकी जमीन पर कोई काबिज है और जब आर्डर लेकर वो पहुंचता है तो वो कहता है हम नहीं मानते कोर्ट का आर्डर, तो वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस आती है, उस व्यक्ति का जो कुछ कब्जा था हटा देती है और दूसरे दिन सवेरे जब वो जाता है खुश होकर देखने के लिए जीता वो व्यक्ति पाता है कि वहां पक्की दीवार खड़ी कर दी गई। फिर वो जाता है पुलिस के पास, फिर पुलिस आती है, फिर दीवार गिरा देती है। उसके बाद अगले दिन वो खुश हो जाता है तो दीवार भी गिर गई, फिर दीवार नई खड़ी हो चुकी होती है। ऐसा 2-3 बार होता है और अंततोगत्वा वो व्यक्ति परेशान होकर बहुत कम दाम में किसी को भूमि बेच देता है जिसको नहीं बेचना चाहता। ये एक संकेत है हमारे ये व्यवस्था का कि किस तरह से न्यायालय को भी नहीं माना गया और व्यक्ति जो दबंग है बस वही दबंग बना रहता है। आगे एक रेल यात्रा की कहानी, बहुत छोटी सी कहानी नहीं है, एक संदर्भ बता रहे हैं आपको। रेल यात्रा में कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ नेताजी हैं बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, कुछ बातें होने लगी हैं, छात्र और एक नेताजी के बीच में बातचीत होने लगती है। फिर अचानक नेताजी से छात्र पूछने लगता है कि नेताजी आप ये बताइए कि आप अपने चेलों के साथ, नेताजी भाषण दे रहे थे काफी समाज सेवा का, राष्ट्र का, देश का, तो बोला आप ये बताइए आप अपने चेलों के साथ यात्रा कर रहे हैं, सच बताइए कि क्या सब लोगों के पास टिकट है, टिकट आपने ले लिए हैं? नेताजी इस प्रश्न से हतप्रभ रह जाते हैं और वे कहते हैं कि हमको जनता वोट देकर चुनती है। या सुनिएगा, हमको जनता वोट देकर चुनती है, हम आम जनता से अलग हैं। टिकट कटाना जनता का उत्तरदायित्व है। अगर हम टिकट कटाकर यात्रा करें तो हम में और जनता में फर्क क्या रह जाएगा? अगर हम टिकट कटाकर यात्रा करें तो हम में और जनता में फर्क क्या रह जाएगा? तो देखिए कितना अच्छा व्यंग्य किया है हमारे इस रचनाकार ने। बधाई हो आपको डॉक्टर प्रवीण जी। इसी तरह से और तमाम कहानियां हैं, लेकिन इस एक और कहानी को मैं संकेत करना चाहता हूं जिसमें अनजाने में ये इतनी अच्छी बातें लिख गए हैं, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। 2 मित्रों के बीच में वार्ता चल रही है, कभी हिंदी की कभी उर्दू को, एक उर्दू का पक्षधर है, हिंदी का पक्षधर है, इस तरह की बातचीत होती है। तो दूसरा लड़का बोलता है जब मातृभूमि पर संकट आता है हमारी मातृभाषा कूटनीति की भाषा बन जाती है। जब राज्य पर संकट आया राजनीति की भाषा बनी है। जब अंधविश्वास और कट्टरता का संकट आया तो व्यंग्य रूप में सुधारक बन जाती है। जब सुख की चाह में हम चलने की कस्में खाने लगते हैं तब सहिष्णुता की भाषा बन जाती है। और ये भाषा ही श्रृंगार और सुख का आधार है, युद्ध की विभीषिका और वीर रस का उदाहरण यही भाषा। तो अंत में ये कहता है एक व्यक्ति की भाषाओं का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा साथी कहता है भाषाओं का अंतर नहीं होना चाहिए। जरा देखिएगा, कोई माँ कहती है मेरी भूल सी बच्ची धूप में कुम्हला गई, हाय भगवान से प्रार्थना करती है भगवान इसे सुखी रखते। और उर्दू बोलने वाली माँ कहती है हाय मेरी बच्ची खुदा रहम करे, मेरी बच्ची को खुश रखते, इतनी धूप में मेरी बच्ची झुलस से काली हो गई है, खुदा खैर करे। आंग्ल भाषा में उसकी माँ कहती है ओ माय बेबी गॉड ब्लेस यू, वेरी टफ टाइम वेट, गुड टाइम विल कम व्हेन यू विल बिलीव गॉड इज ग्रेट। इन उदाहरणों ने सिद्ध कर दिया है कि मानवता की भाषा एक होती है, सार्थक। बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर प्रवीण जी, इतनी अच्छी बात लिखने के लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि सब कुछ आपने कहीं कहीं तो इसको मोती पिरो दिए हैं और मैं बहुत बहुत आपको आभार, धन्यवाद, बधाई, अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद जी को बहुत बहुत आभार, उन्होंने संचालक के रूप में बहुत अच्छी भूमिका में निभा रहे हैं और मुझे बड़े स्नेह से उन्होंने बुलाया है। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। मुझे जहाँ तक लगता है कि जब किसी की प्रगति होती है तो शायद माता पिता के बाद
अगर किसी को सबसे ज्यादा गर्व होता है तो पत्नी को होता है कि हमारा पति इस स्थान पर पहुंच गया, उसने ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर ली। और इस मौके पर डॉक्टर प्रवीण जी भी बैठे हुए हैं और आदरणीय हमारी भाभी जी सुधा श्रीवास्तव जी भी बैठी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ प्रवीण जी से आग्रह करता हूँ कृपया मंच के सामने आ जाएं एक बार आप, और आदरणीय स्मिता जी से भी आग्रह करता हूँ आ जाएं, और डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी से और प्रतिभा श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूँ कृपया एक एक माला दोनों लोगों को आज वर और वधू मान लीजिए और एक अंगवस्त्र प्रदान करेंगे अपनी श्रीमती जी को डॉक्टर प्रवीण जी, क्योंकि मेरा ऐसा भी मानना है कि जिसकी भी पत्नी अच्छी नहीं होगी वो सब कुछ हो सकता है लेकिन साहित्यकार या कवि नहीं हो सकता। प्रवीण जी एक माला पहनाए आप पहले। हाँ, वहाँ जो हुआ था उस माल्यार्पण में वो अलग बात थी, यहाँ आपको पहले पहनानी है। आदरणीय सुधा जी से भी आग्रह करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस डॉक्टर प्रवीण को वरण किया था तब कभी नहीं थे, शायद कहानीकार नहीं थे। अंगवस्त्र प्रदान करें सुधा जी भावना जी, दोनों को एक साथ, दोनों लोगों को एक साथ। जी सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर श्रीवास्तव जी को जी को आज भी बधाई देता हूँ। ऐसी सुंदर अभी इस मंच पर विद्यमान विभिन्न वक्ताओं डॉक्टर अब्दुल ठाकुर जी ने बड़े विस्तार के साथ में कहानियों का चर्चा की। भाई अशोक कुमार पांडे अशोक जी ने कई कहानियों की विशेषताओं को प्रकाशित किया। वो कहते हैं आज जी ने इन कहानियों के वैशिष्ट विशेष रूप से कार्यों का वर्णन किया। लगभग काफी कुछ कहानियों के विषय में कहा जा चुका है और मैं इनके विषय में अपनी कुछ क्या मुझे भेंट ने एक बार कहा, उन्होंने कहा था साहित्य के मंदिर में जिन्हें खत उनको प्यारा है, साहित्य के मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं। ये उनको प्रेमचंद ने महान साहित्यकार जो कहता है कि साहित्यकार का उद्देश्य क्या है। साहित्यकार को तो सबके आगे, राजनीति के आगे भी चलने वाला, टास दिखाने वाला होना चाहिए। राजनीति का किसी लड़कों बन करके नहीं चल रहा है। तो सच्चा साहित्यकार जो है वो अपने हृदय की बात को हर साहस पूर्वक सामने रखने का उपयोग करता है, बिना किसी प्रकार के लालच और आकर्षण किए हुए। सबसे बड़ी विशेष बात मुझे ये लगी कि डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव प्रेम जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी। एक ओर तो सफल चिकित्सक और दूसरी ओर श्रेष्ठ कवि, कहानीकार इत्यादि।
तो उनको विलक्षण संवेदनशील हृदय मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं। और किसी प्रकार का कोई दबाव में महसूस नहीं करते, किसी प्रकार के आकर्षण पर पुरस्कृत नहीं दिखते। उनकी कहानियां जो है, मैंने देखा भरतपुर की जो 7 कहानियां हैं, इसका मुख्य प्रतिपादिका यही है। आज जो हमारे परिवार आपस में टूट हो रही वृद्धाश्रम की तरफ जाने की नौबत आ गई है, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और देखिए, साहित्यकार जो होता है, श्रेष्ठ साहित्यकार, वो व्यक्ति को बनाने की कोशिश करता है, सामाजिक संतुलन लाने की कोशिश करता है, समाज में प्रकार का संगठन, प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो सके। तो आप देखें, परिवार हमारे सुदृढ़ हो सके, पारस्परिक प्रेम का संचार हो, आपस में सब मेल जोल कर रहे, तो इस उद्देश्य को उन्होंने लक्ष्य करके भरतपुर को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो आज के लिए बहुत जरूरी है। इतनी आवश्यकता इसकी कभी नहीं थी इतनी आज, तो आज ये सुंदरता ज़्यादा दिखाई देती है। इसी प्रकार से हमें जो आप देखें, इसमें संतान को योग्य बनाने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए माँ के कर्तव्य को भी दिखाया गया है। इसी साथ ही साथ आप देखें, न्याय व्यवस्था के बीच में साधारण व्यक्ति कैसे पिसता है, किस तरह से क्या समझौता है, उसका भी बड़ा अच्छा संकेत करना कार्य किया गया है। ऐसे ही यात्रा का नेताओं के चरित्र का उनका क्या रूप होता है, उसका भी अच्छा किया। इसी प्रकार से आप देखेंगे, वीर शहीद संतोष बाबू, ये जो है, ये भी बड़ी रोमांचकारी कहानी है। भारतीय सेना, भारतीय शौर्य को प्रस्तुत करने का बड़ा सफल उत्तम इस कहानी के माध्यम से किया गया है। एक देश प्रेम की भावना को जगाने वाला, बलिदान के लिए तत्पर कर देने वाला तो इस कहानी में दिखाई देता है। ऐसे ही अन्य जो कहानियाँ हैं, जैसे मुझे तो ये कहानी जो बड़ी अच्छी लगी, एक जल्दी थी और दूसरी चीज इसमें है, उसमें आपके साहित्यकार जो होता है, अगर सच्चा साहित्यकार है तो समाज की हलचल उसके हृदय में स्पंदित होनी ही चाहिए। कोई सबसे कट करके नहीं रह सकता और केवल स्पंदित ही नहीं होनी चाहिए, उसका विचार, उस पर उसकी प्रतिक्रिया की आनी चाहिए। वो प्रतिक्रिया विशेष करके समाज को दिशा देने वाली हो, एक विशेष प्रकार की नैतिकता, एक विशेष प्रकार के आदर्श, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा का। आज जो जीवन की आपाधापी इतनी है कि आपस का स्नेह, सौहार्द, सहिष्णुता, करुणा इत्यादि के स्रोत चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी देख इस तरह ये है कि जो हमारी मूल मानवीय वृत्तियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण मानवीय वृत्तियाँ हैं, जिनके माध्यम से हमारा समाज, हमारा व्यक्ति बन सकता है, समाज बन सकता है, देश राष्ट्र बन सकता है, संपूर्ण मानवता विजयी हो सकती है, उन मूल वृत्तियों को हम संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें, ये सबसे बड़ा दायित्व होता है साहित्य का। क्योंकि साहित्य हमारी वृत्तियों का परिमार्जन करता है, संस्कार देता है, सुसंस्कृत बनाता है। क्रोध नहीं करना चाहिए सामान्यता कहते रहता है, लेकिन क्रोधानी का एक सौंदर्य। अगर कोई व्यक्ति किसी असहाय, किसी दीन दुर्गा को पीट रहा है, उसके प्राण लेने के लिए उस पर आघात कर रहा है, ऐसे समय अगर किसी का क्रोध होता है तो क्रोध आपके लिए अगरबी है कि नहीं, सम्मान के योग्य है। उनके विभिन्न प्रकार की मानवीय वृत्तियाँ हैं, और सुरक्षित रहे, उनका परिमार्जन हो, तो उनकी अच्छी दिशा हो, इसकी ओर सच्चा साहित्यकार निरंतर प्रयत्न करता है। और मुझे ये कहने में किंचित भी संकोच नहीं है।
कि डॉक्टर कुंद कुमार श्रीवास्तव जी ने अपने इस साहित्यकार के दायित्व का बहुत सुंदर निर्वाह किया। उनकी कहानियां केवल कल्पना के आकाश में आस पास में जीवन में देखते हैं, उसी को लेकर के सारे कहानियों के पसंद सारे उनके कथानक रचे गए हैं। तो यथार्थवादी दृष्टि को लेकर चला। कहानी का इतिहास थोड़ा पुराना है, पुरानी कहानी, नई कहानी, अकहानी, समांतर कहानी, न जाने कितने बदले कहानियों की। लेकिन ये जो कहानी की धारा निरंतर प्रभावान है, तो इसके लिए आवश्यकता इसी बात की है कि अनुभूति की सच्चाई भोगे हुए यथार्थ की हरकत होनी चाहिए। और यह व्यक्त हम जिस किसी बात के माध्यम से करते हैं, उसी बात में ढल जाएंगे। तो आप जो बच्चा किस कलाकार होता है, लेखक होता है, कवि होता है, वो जिस बात के द्वारा जो शब्दावली कहलाता है, उस तरह भी वो पात्र बन जाता है। आप देखो उस तरह वो स्त्री और पुरुष नहीं रहता, हिंदू मुसलमान नहीं रहता, वो शुद्ध रूप से आत्मा होता है। लोग उसका मानस लोक मानस बन जाता है, मानस बन करके उसका विवाद रहता है। और कभी ऐसा साहित्य युगों तक जीवित रहता है। तो मेरी हार्दिक मंगल कामना है, आशीष भी है। और उनके ऐसे लेखक को मैं नमन भी करता हूँ कि डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने इसी प्रकार के साहित्य की सृजना की है। मेरा आशीष है उनकी लेखनी निरंतर इसी प्रकार से विद्यमान रहे और वे हमारे समाज को बढ़ाने के लिए, प्रगति को पोषण करने के लिए, हमारी आदत बनाए रखने के लिए इसी प्रकार के साहित्य मैं यही शब्दों के साथ सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों को हृदय से नमन करता हूँ और मनुष्यों का भी धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदेशित हुआ हूं। इस गर्मी में जहां लोग घर से अपने बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, इतनी गर्मी में आप सब आए और इतनी गर्मजोशी से आए, इतनी गर्मी में भी, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का, इतनी संख्या में उपस्थित होने के लिए। और आदरणीय हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई जी है प्रवीण जी, हम लोग ने यात्रा भी करी है भारत के बाहर की और बड़ा अच्छा पारिवारिक रहा। आदरणीय भाभी जी को मैं नमन करता हूँ। हमारे साथ दीनबंधु जी भी थे, उपमा जी भी थी और भी लोग थे। तभी ये बात हुई साहित्यकार वाली, तो जब आपने और आपके 7 संग्रह आ चुके हो, करीब साझा संग्रह 15 करीब संग्रह आ चुके हैं साझा संग्रह में। इसके लिए एक बार कर्तव्य ध्वनि से आदरणीय कवि जी को बधाई दे रहे हैं आप सब लोग। और नास्तिक ने जैसे इन्होंने बता ही दिया है, सुखद क्षण है। अगली कृति जब तक नहीं आती है तब तक के लिए आज की सभा को विश्राम दिया जाता है। और इन 4 पंक्तियों के साथ ये भरत कुल के लिए, इन लम्हों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दिन भरत कुल की ही बात होगी। इन लम्हों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दिन भरत कुल की ही बात होगी। मुसाफिर नमती मुसाफिर रसूली, फिर अगली बार भी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।